गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 19 ऑफ जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 19 ऑफ जनवरी से जितने भी करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर्स द इंडेलिबल इंक यूज्ड इन इंडियन इलेक्शंस। तो भारतीय चुनाव में प्रयुक्त अमिट स्याही का निर्माण विशेष रूप से कौन सा संगठन करता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर पेंट्स एंड वर्निश लिमिटेड। तो अगर हम बात करें इंडेलिबल इंक की इंडिया में, तो इसको पहली बार जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1962 में जनरल इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन में जो फ्रॉड्स होते हैं और जो मल्टीपल वोटिंग की जाती है उसको रोकने के लिए। इस इंक में जो है सिल्वर नाइट्रेट रहता है जो कि रिएक्ट करता है स्किन के साथ और सनलाइट के साथ, और उसके बाद जो है ये एक डार्क स्टेन छोड़ देता है स्किन के ऊपर, जो कि नेचुरली कुछ टाइम के बाद अपने आप ही जो है वो हट जाता है। इसको डेवलप किया जाता है इस इंक को नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया के द्वारा 1950 में जो है 1950 के दौरान जो है इसको डेवलप किया गया था, और इसको एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर किया जाता है मैसूर पेंट और वार्निश लिमिटेड के द्वारा, जो कि कर्नाटक सरकार की अंडरटेकिंग है। एप्लीकेशन प्रोसेस इसका क्या रहता है, तो इसको अप्लाई किया जाता है इन लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के ऊपर अक्रॉस द नेल एंड क्यूटिकल, और इसको जो है ब्रश के साथ अप्लाई किया जाता है, और इसमें जो है वो मार्कर पेन का भी जो है यूज़ किया जाता है। और ठीक है ना। और अगर हम बात करें ये क्यों न्यूज़ में आया है, इस बार तो न्यूज़ में क्यों आई है ये इंक, तो अगर अभी हम बात करें महाराष्ट्र में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस हो रहे थे, तो वहाँ पे कुछ वीडियोस इस तरीके की कुछ सरफेस हुई है जिसमें कि यहाँ पे इलीगली देखा गया है कि जो वोटर्स थे वो सैनिटाइज़र का यूज़ करके और या नेल पॉलिश जो रिमूवर रहता है उसका यूज़ करके जो है वो मार्कर पेन का जो यूज़ किया गया था निशान लगाने के लिए फिंगर में आफ्टर वोटिंग, उसको जो है वो रिमूव कर रहे थे। ओपोजिशन जो पार्टीज थी जिसमें कि राज ठाकरे की पार्टी भी आ जाती, उन्होंने यहाँ पे एक्यूज़ किया अथॉरिटीज़ को जो इनका वीकनिंग रही है सेफ गार्ड यूज़ करने में, उसके लिए यहाँ पे उन्होंने उसको एक्यूज़ किया। तो इसके रिगार्डिंग जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है दिनेश वाघमारे, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो मल्टीपल वेरिफिकेशन जो लेयर्स रहती है वो यहाँ पे प्रिवेंट करती है रिपीट वोटिंग को, और जो ये मार्कर का पेन का यूज़ है इसको परमिशन दी गई थी 2011 में, जो मार्कर पेन की जो है वो परमिशन दी गई थी यूज़ करने के लिए। तो कंप्लेंट को देखते हुए जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया है कि जो नेक्स्ट टाइम जो है वो ट्रेडिशनल ब्रश अप्लाइड इंक का ही जो है यूज़ किया जाएगा अपकमिंग लोकल इलेक्शंस में। इस वजह से जो है ये इंक इंडेलिबल इंक जो है वो न्यूज़ में आ गई थी। तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि इस इंक में ये इंक जो है किससे बनाई जाती है और किस तरीके से जो है ये रिएक्ट करती है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट रहता है जो कि स्किन के साथ और सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है, और उसके बाद ये स्किन के ऊपर डार्क जो है वो मार्क छोड़ता है, और इसको जो है प्रिपेयर किया जो एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर करता है तो मैसूर पेंट और वर्निश लिमिटेड जो है इसको एक्सक्लूसिवली जो है इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट मोनेस्टिक फेस्टिवल ऑफ लद्दाख ऑब्जर्व्ड एनुअली एट स्पितुक मोनेस्ट्री। तो लद्दाख का पहला वार्षिक मठ उत्सव स्पितुक मठ में मनाया जाता है, कौन सा है, तो ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पितुक गुस्तोर फेस्टिवल। तो अगर हम बात करें स्पितुक गुस्तोर फेस्टिवल 2026 की, तो ये 16 से 17 जनवरी 2026 को स्पितुक मोनेस्ट्री जो कि लद्दाख नियर लेह लद्दाख में पड़ती है वहाँ पे ये आयोजित किया गया। ये फर्स्ट मोनेस्टिक फेस्टिवल होता है लद्दाख का जो कि हर साल यहाँ पे मनाया जाता है, और ये यहाँ पे मार्क करता है एंड ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द हार्श विंटर सीजन। ठीक है, जो हार्श विंटर सीजन रहता है उसके एंड का ये यहाँ पे फर्स्ट फेज एंड का ये यहाँ पे फेस्टिवल मार्क करता है कि जो हार्श विंटर कंडीशन है अब वो यहाँ पे थोड़ी जो है वो कम हो गई है। ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसकी रूट जो रहती है वो तिब्बतियन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में रहती है, और ये जो फेस्टिवल है यहाँ पे डेडिकेट रहता है वर्ल्ड पीस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, और ये यहाँ पे दर्शाता है जो पावर ऑफ विजय गुड की जो विजय रहती है एविल के ऊपर, उसको ये यहाँ पे दर्शाता है। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस अगर इसका हम देखें तो गुस्तोर जो है इसको ट्रांसलेट किया जाता है टू सेक्रीफाइस और बलिदान, और सेक्रीफाइस ऑफ द 29th डे इन द
तिब्बतियन ट्रेडिशन। तो तिब्बतियन ट्रेडिशन में गुस्तोर को यहाँ पे ट्रांसलेट किया जाता है 29th डे पर जो सेक्रीफाइस किया जाता है। मॉन्क यहाँ पे परफॉर्म करते हैं रिचुअल्स को और प्रेयर्स को, और यहाँ पे जो है वो ब्लेसिंग्स और हार्मोनी के लिए, वेलबींग के लिए जो यहाँ पे ब्लेसिंग्स ली जाती हैं। डिवोटीज का यहाँ पे मानना रहता है कि जो ये इन सेरेमनी को अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे हेल्प करती है उनको, जो नकारात्मकता जो रहती है और जो मिसफॉर्च्यून रहता है उसको, दुर्भाग्य को दूर करने में जो है यहाँ पे हेल्प मिलती है इस इन सेरेमनीज को देखने से। कल्चर्स अगर हम देखें, कल्चर हाइलाइट्स क्या रहती है इस फेस्टिवल की, तो इसमें छाम डांस किया जाता है जिसमें कि मास डांस किया जाता है जो कि मेन अट्रैक्शन रहती है, और ये यहाँ पे सिंबलाइज करती है विक्ट्री ऑफ वर्च्यू ओवर एविल फोर्सेस। इसके अलावा जो मॉन्क्स होते हैं वो यहाँ पे जो है वाइब्रेंट कस्टम्स को, चमकीले वस्त्र रहते हैं उनको वेयर करते हैं, सिंबॉलिक मास्क को पहनते हैं, और जो है यहाँ पे वो रिचुअल मूवमेंट्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। सेक्रेड डेटीज जो है यहाँ पे अनवील की जाती है, पब्लिक ब्लेसिंग्स उनके द्वारा दी जाती है, और यहाँ पे जो है लार्ज गैदरिंग रहती है लोकल्स की और टूरिस्ट की। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट अगर हम इसका देखें तो लद्दाख को जो यहाँ पे लैंड ऑफ गोम्पाज और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज का लैंड यहाँ पे माना जाता है। अराउंड 16 मोनेस्ट्रीज और फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं एनुअली लद्दाख में, और हर फेस्टिवल जो है यहाँ पे अलाइन रहता है विद द लूनर कैलेंडर। Next question, which Philippine agency is responsible for monitoring volcanic and seismic activity, including issuing lahar warning of Mayon volcano during tropical storm नाकेन अदा? फिलीपींस की कौन सी एजेंसी ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी करती है तथा उष्णकटिबंधीय तूफान नोकेन एडा के दौरान मायोन ज्वालामुखी के लिए लाहर चेतावनी जारी करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिवोलोक्स। तो अगर हम बात करें फिवोल्स की, तो ये फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी और सिस्मोलॉजी यहाँ पे स्टैंड करता है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो नाकेन और एडा है ये यहाँ पर हुआ है 2026 का फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ये आ जाता है फिलीपींस में। लोकली इसको जो है एडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो मैक्सिमम अगर देखें हम विंड, तो ये रहेगी 65 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे बताई गई है, और ये चलेगी नॉर्थ वर्ड ओवर द फिलीपीन सी, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द सदर्न लूजोन। रेनफॉल, और अगर हम लाहर की बात करें तो यहाँ पे फोरकास्ट किया गया है 100 to 200 mm रेनफॉल नियर मायोन वॉल्केनो। मायोन जो कि एक स्टीप स्लोप है, और यहाँ पे लूज वॉल्केनिक मटेरियल यहाँ पे रहता है, इसको हाईली वल्नरेबल बनाता है ये फ्लैश फ्लड्स और लाहर्स के लिए। लाहर्स क्या होता है, तो अब हम लाहर्स जान लेते हैं लाहर क्या होता है। तो लाहर जो एक तरह का वॉल्केनिक मड फ्लो रहता है जिसमें कि वाटर होता है और वॉल्केनिक डेब्रीज रहती है, वॉल्केनो की जो डेब्रीज रहती है प्लस वाटर इसमें इंक्लूडेड रहता है, उसको लाहर के नाम से जाना जाता है। Next question, from which ice age animal's stomach content was the complete genome of the woolly rhinoceros recently recovered? तो किस हिम युगीन जानवर के पेट की सामग्री से हाल ही में ऊनी गैंडे का पूर्ण जीनोम प्राप्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वुल्फ पपी। तो अगर हम डिस्कवरी कंटेक्स्ट की बात करें तो लगभग 14,400 ईयर पहले जो एक कुछ वीक पुराना जो वुल्फ था, भेड़िए का बच्चा था, उसने नदरन साइबेरिया में कंज्यूम कर लिया था एक वूली राइनोसिरोस को, ठीक है ना। और जो पपी जो था उसके रिमेन जो है वो प्रिजर्व हो गए थे परमाफॉस्ट में नियर द विलेज ऑफ टोमाट, जो कि यहाँ पे अलाउ करते हैं साइंटिस्ट को रिकवर करने में अनडाइजेस्टेड रेनोसिरोस मीट फ्रॉम इट्स स्टमक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिकवरी, जीनोम रिकवरी हुई है, तो रिसर्चर्स ने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है डीएनए फ्रॉम द प्रिजर्व टिश्यू, ठीक है ना। जो प्रिजर्व टिश्यू था उसका वुल्फ पपी का, वहाँ से उन्होंने रिकवर किया है डीएनए और उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है हाई क्वालिटी जीनोम में, जो कि किसका है, वुली रिनोसिरोस का है, ठीक है ना। उसने जो पपी था, वुली जो पपी था, उसने एक जो वुल्फ पपी था उसने जो है एक वुली रिनोसिरोस को खा लिया था, और उसका जो मीट था वो अनडाइजेस्टेड कंडीशन में उसकी स्टमक में प्रिजर्व हो गया था, ठीक है। पर्माफ्रॉस्ट में वो प्रिजर्व हो गया था, तो रिसर्चर्स ने जो है वहाँ पे उसके जो स्टमक थी वहाँ से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है, उस अनडाइजेस्टेड जो वुली रेनोसिरोस था उसका जो है डीएनए वो एक्सट्रैक्ट किया है, और वहाँ पे उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया है एक हाई क्वालिटी जीनोम ऑफ द वुली रिनोसिरोस। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई एक जीनोम जो है ऐसे किसी स्टमक कंटेंट से रिकवर किया गया है, जो कि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करता है पोटेंशियल ऑफ पर्माफ्रॉस्ट प्रिजर्व मटेरियल फॉर जेनेटिक स्टडीज।
एक्सटेंशन इनसाइट अगर हम देखें तो अगर हम कंपैरिजन करें जीनोम ऑफ वूली रेनोसिरोस का फ्रॉम 18,000 एंड 49,000 ईयर अगो, तो जो कि यहाँ पे शो करते हैं कि जो स्पीशीज थी उस समय जेनेटिकली जो काफ़ी हेल्दी रहती थी बिफोर अंटिल वेरी क्लोज टू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से पहले जो है ये काफ़ी ज़्यादा जेनेटिकली हेल्दी थी। देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ इनब्रीडिंग और लॉन्ग टर्म डिक्लाइन। इनब्रीडिंग और लॉन्ग टाइम डिक्लाइन के कोई भी एविडेंस यहाँ पे नहीं मिलते, जो कि यहाँ पे सजेस्ट करते हैं रैपिड कोलैप्स रादर देन स्लो फेड आउट। ठीक है, कोई रैपिड कोलैप्स ही हुआ होगा इनकी एक्सटेंशन के लिए, कोई स्लो जो है स्लो फेज नहीं चला था, धीरे धीरे एक्सटेंशन नहीं हुई है, बल्कि कोई रैपिड कोलैप्स की वजह से जो है इनका एक्सटेंशन हुआ है। तो एक्सटेंशन का जो कॉज है यहाँ साइंटिस्ट ने यहाँ पे अगर क्या बताया, तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे कंक्लूड किया है अब्रप्ट क्लाइमेटिक वार्मिंग अप्रॉक्सीमेट 14,000 ईयर अगो। ठीक है ना, अब्रप्ट जो है क्लाइमेट वार्मिंग हुई होगी लगभग 14,000 वर्ष पहले, जिसने कि यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था स्टेपी टुंड्रा इकोसिस्टम को, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पीशीज जो है वो स्पीशीज का सडन एक्सटेंशन हो गया था। ह्यूमन हंटिंग जो है वाज नॉट द प्राइमरी ड्राइव। ह्यूमन हंटिंग की वजह से यहाँ पे जो है मेनली कुछ नहीं हुआ है, और जेनेटिक एंड एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यहाँ पे शो करते हैं लिमिटेड इम्पैक्ट ह्यूमन हंटिंग का। जो ये साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है, ये साइंटिफिक जो स्टडी है ये पब्लिश हुई है जीनोम बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन में। द स्टडी वाज लीड बाय सॉल्वेग एंड गुड्स डॉटर एंड लव डेल्म फ्रॉम द सेंटर फॉर पैलेंटोजेनेटिक स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी और स्वीडिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के द्वारा जो है पब्लिश किया गया है। ये यहाँ पे क्या प्रूव करता है, तो ये यहाँ पे हाई क्वालिटी जीनोम जो है वो हाई क्वालिटी जीनोम कैन बी रिकवर्ड इवन फ्रॉम द पुअरली प्रिजर्व्ड बायोलॉजिकल मटेरियल। ये यहाँ पर इस स्टडी से प्रूव होता है कि जो हाई क्वालिटी जीनोम है उसको हम पुअरली अगर प्रिजर्व किया गया है कोई बायोलॉजिकल मटेरियल, तो उससे भी हम हाई क्वालिटी जीनोम को रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द इंडियाज 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 2026। तो भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोनी लुइस सैंटोस डा कोस्टा एंड उर्सुला वॉन डेर लेन। तो अगर अभी हम बात करें रिपब्लिक डे की, तो यहाँ पे इनविटेशन दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनी लुइस सैंटोस डा कोस्टा और यूरोपियन कमिश्नर प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन को, जो कि यहाँ पे स्टेट विजिट इंडिया की करेंगे फ्रॉम जनवरी 25 to 27, 2026। और ये यहाँ पे चीफ गेस्ट रहेंगे इंडिया का, हमारा जो 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगी। हाई लेवल एंगेजमेंट यहाँ पे रहेगी, और ये यहाँ पे मीट करेंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के साथ। इसके बाद जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डेलीगेशन हाई डेलीगेशन लेवल जो है टॉक की जाएगी पीएम मोदी के साथ। इसके दौरान जो यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा ट्राजेक्ट्री ऑफ द इंडिया ईयू रिलेशन, और यहाँ पे जो है वो सेट की जाएगी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर द कोऑपरेशन। अगर हम 16th इंडिया ईयू समिट की बात करें, तो ये 27 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी, और इसको को चेयर किया जाएगा कोस्टा और वैन डेर लिन के द्वारा न्यू दिल्ली में। फोकस एरिया इसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एक्शन, कनेक्टिविटी, ग्लोबल सिक्योरिटी रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया ईयू बिजनेस फोरम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने थे 2004 में। 15th इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन समिट है वो आयोजित की गई थी वर्चुअली, ये हुई थी 15 जुलाई 2020 को, और फरवरी 2025 को यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर ने विजिट किया था इंडिया को, बूस्टिंग द कोऑपरेशन। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें, तो एक जो है ये माइलस्टोन रहेगा इंडिया और यूरोपियन यूनियन रिलेशनशिप में, जो कि यहाँ पे रीएनफोर्स करता है हमारे जो कमिटमेंट है टू अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। और ये यहाँ पे हमारा जो इकोनॉमी है, पॉलिटिकल और ग्लोबल जो कोऑपरेशन है उसको भी यहाँ से स्ट्रेंथ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च फेज 3 ऑफ द CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव इन जून 2025। तो जून 2025 में CSIR एकीकृत कौशल पहल के तीसरे चरण का शुभारंभ किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एन कैलसेल्वी, डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR एंड सेक्रेटरी DSIR।
तो अगर हम बात करें CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव की, ये एक फ्लैगशिप नेशनल प्रोग्राम है जिसको कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा चलाया गया था, और इसका एम है ब्रिज करना गैप बिटवीन इन साइंटिफिक रिसर्च, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट और एम्प्लॉयबल स्किल्स को। और ये यहाँ पे अलाइन करता है हमारे आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया मिशन के साथ। और तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, तो इसका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट विद साइंटिफिक रिसर्च इकोसिस्टम, और यहाँ पे क्रिएट करना है टेक्निकली प्रोफिशिएंट इंडस्ट्री रेडी टैलेंट पूल को। और ये यहाँ पे सपोर्ट करता है हमारे सेल्फ रिलायंस, इनोवेशन लेड ग्रोथ और एम्प्लॉयबिलिटी को। बेनिफिशरीज की अगर हम बात करें तो इसमें स्टूडेंट, यंग रिसर्चर, टेक्निकल स्टाफ, वर्किंग प्रोफेशनल इसमें बेनिफिशरीज रहेंगे। इसके अलावा इसमें इंक्लूड किया जाएगा स्कूल ड्रॉप आउट्स को, ITI डिप्लोमा होल्डर्स को, फार्मर्स को और रूरल कम्युनिटीज़ को। सेक्टर इसमें अगर हम कवरेज देखें तो इसमें जो है कवर किए गए 18 आउट ऑफ 36 की सेक्टोरल स्किल अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। और इसमें एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन जॉब्स और हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज को और टेक्सटाइल IT को इसमें जो है वो इंक्लूड किया गया है। प्रोग्रेस अगर हम फेज़ 1 एंड फेज़ 2 की देखें, जो कि अभी बताई गई है, फेज़ 1 और फेज़ 2 प्रोग्रेस, तो इसमें जो है फेज़ 1 फेज़ 2 में ट्रेन किए गए 1.90 लाख इंडिविजुअल थ्रू 50 टू 100 प्लस प्रोग्राम्स। और फेज़ 3 जो कि लॉन्च किया गया था जून 2025 में बाय डॉक्टर एन कलासेल्वी। इसमें जो है फर्स्ट ईयर में अगर हम देखें तो ट्रेन किए गए 14,000 पार्टिसिपेंट वाया 425 प्रोग्राम अक्रॉस 37 CSIR लैब, और इसको कोऑर्डिनेट किया गया बाय CSIR ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा। Next question, which constitutional provision empowers the Panchayat extension to Schedule Act 1996, that is PESA, to apply in schedule area recently implemented in Jharkhand after 25 years of statehood? तो कौन सा संवैधानिक प्रावधान पंचायती राज यानी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पैसा को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने का अधिकार देता है, जिसे झारखंड ने राज्य गठन के 25 वर्ष बाद लागू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 244 फिफ्थ शेड्यूल। तो अगर हम बात करें बैकग्राउंड देखिए हम पैसा एक्ट की, तो इसको इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 1996 में, द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट पैसा। और इसमें जो है क्या किया गया था, तो इसमें एक्सटेंड किया गया था पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पंचायत से डील करता है, टू द 5th शेड्यूल एरिया विद मॉडिफिकेशन। ठीक है, 5th शेड्यूल में इसको जो एक्सटेंड किया गया था कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। अगर हम इसका कोर प्रिंसिपल देखें तो इसका कोर प्रिंसिपल है यहाँ पे ग्राम सभा जो है यहाँ पे सुप्रीम इंस्टीट्यूशन रहता है सेल्फ गवर्नेंस का ट्राइबल एरियाज में। झारखंड ने जो है इसको इम्प्लीमेंट किया है 2026 में। झारखंड ने यहाँ पे नोटिफाई किया है पैसा रूल्स 25 ईयर्स आफ्टर अटेनिंग स्टेटहुड। ठीक है ना, तो झारखंड की फॉर्मेशन 2000 में हुई थी, उसके जो है 25 साल बाद झारखंड ने यहाँ पे पैसा एक्ट को जो है रूल को जो है वो लागू किया है। और ये अप्लाई करता है फुली इन 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 डिस्ट्रिक्ट में फुली जो है इसको लागू कर दिया गया है, और पार्शली किया गया है 3 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें पलामू, गढ़वा और गोड़ा डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती है। अगर हम 2011 का सेंसस देखें, शेड्यूल ट्राइब 26.3% ऑफ झारखंड पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल ट्राइब में आती है, और ये स्प्रेड करती है अक्रॉस 12,000 प्लस विलेजेस में। पावर्स अगर हम ग्राम सभा की देखें तो ग्राम सभा जो है यहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी हो जाती है शेड्यूल्ड एरियाज में। प्रेसिडेंट जो रहता है वो यहाँ पे चूज किया जाता है, कस्टमरी जो प्रैक्टिसेस रहती है। ये यहाँ पे एम्पावर करता है, इसको मैनेज करता है कम्युनिटी रिसोर्सेज को, जिसमें माइनर मिनरल्स, वाटर बॉडीज आ जाती है, और रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स को, और इम्पोज करता है फाइन्स अप टू 2000 रुपीज़। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन रहती है वो यहाँ पे कंट्रोल करती है रिकॉग्निशन एंड बाउंड्रीज, और जो स्पार्किंग क्रिटिसिज्म रहता है। कंसर्न अगर हम देखें तो राइट्स ओवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड, ट्राइबल सब प्लान एलोकेशन जो है वो आउटसाइड रहते हैं, ग्राम सभा कंट्रोल से जो है ये बाहर रखे जाते हैं। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड यहाँ पे होल्ड करता है अप्रॉक्सीमेट 40% ऑफ इंडियाज़ मिनरल रिसोर्सेज। और यहाँ के जो ट्राइबल इंडिकेटर है, जो यहाँ पे ट्राइबल इंडिकेटर है वो यहाँ पे शो करते हैं हाई पॉवर्टी जो अभी है झारखंड में, और इसके अलावा एनीमिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है ट्राइबल पॉपुलेशन में। और जो है इनकी जो मेनली डिपेंडेंट जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो वेज जो है लेबर वेजेस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है, ये इंडिकेटर्स के द्वारा शो किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ 5 ईयर एजुकेशन स्कीम लॉन्च्ड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट इन जनवरी 2026 टू इम्प्रूव अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन द मदर टंग। तो अभी जनवरी 2026 में उड़ीसा सरकार द्वारा मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई 5 वर्षीय शिक्षा योजना का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आमे पढ़ीबा आमे भासरे। तो अभी 13 जनवरी 2026 को उड़ीसा गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च की है एक 5 वर्षीय एजुकेशन स्कीम, जिसको आमे पढ़ीबा आमे भासरे यानी वी विल स्टडी इन आवर ओन लैंग्वेज जो है ये कहा गया है। इसके साथ ही यहाँ पे एक 100 डे कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड अ पायलट प्रोजेक्ट टू प्रिवेंट द टीनेज प्रेगनेंसी यहाँ पे चलाया गया है। फोकस एरिया इसमें रखा गया है प्रोवाइड करना अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी 3 से 6 साल की एज के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइड करना मदर टंग में, और इसको अलाइन किया गया है विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके अलावा यहाँ पे फोकस दिया गया है, जोर दिया गया है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और चाइल्ड वेलफेयर एज द पिलर ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। लैंग्वेजेस और डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 6 ट्राइबल लैंग्वेजेस में, जिसमें मुंडा, कुई, सौरा, कुवी, गोंडी और कोया आ जाती है, और कवरेज जो है इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है। इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है यहाँ पे उनको प्रोवाइड की जाएगी लैंग्वेज स्पेसिफिक ट्रेनिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और ऑडियो विजुअल कंटेंट। चाइल्ड प्रोटेक्शन ड्राइव की अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा में जो अभी 100 डे कैंपेन यहाँ पे चलाया गया है अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे एड्रेस करेगा टीनेज प्रेगनेंसी और सपोर्ट करेगा टीनेज मदर्स को। इसके अलावा एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड की गई, साइकिल रैलीज आ जाएगी, यूथ कॉन्फ्रेंसेज आ जाएगी, ह्यूमन चेन्स आ जाएगी, स्कूल और कॉलेज बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इसमें एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किए गए हैं। तो इन सब एक्टिविटीज़ का जो क्या सिग्निफिकेंस है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को और अवेयरनेस और सेफ्टी को। इसके अलावा जो है प्रमोट करना है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड यूथ लीडरशिप को। एम क्या रहेगा इसका? तो इसका एम है यहाँ पे इस स्कीम को पॉपुलराइज करना सिमिलर टू सुभद्रा योजना फॉर द ब्रॉड पब्लिक पार्टिसिपेशन। जैसे सुभद्रा योजना जो स्पेसिफिकली वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए उड़ीसा में सरकार के द्वारा चलाई गई थी, वो योजना जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। तो उसी की तरह जो है इस स्कीम को भी यहाँ पे पॉपुलराइज करना इसका मेन एम रह जाता है। एम है इस स्कीम को पॉपुलराइज करना लाइक द सुभद्रा योजना। ठीक है, आमे पाड़ीबा आमे भासरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड विच इंडियन स्टेट रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन लार्जली ड्यू टू व्हीट पैडी कल्टीवेशन साइकिल। तो केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार गेहूं धान की खेती चक्र के कारण किस भारतीय राज्य में भूजल दोहन की सबसे अधिक है? तो दर सबसे अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पंजाब। तो अगर हम बात करें इंडिया का ग्रेन आउटपुट, तो इंडिया ने यहाँ पे ओवरटेक किया है चाइना को एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर, और वीट के यहाँ पे एक्सपेंड हुआ है टू अ रिकॉर्ड हाई इन द करंट रबी सीजन। ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे एक नेशनल अचीवमेंट की द्वारा जो है इंडिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब जो है वो इंडिया के जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसकी बैकबोन माना जाता है, और पंजाब यहाँ पे अब फेस कर रहा है काफ़ी ज़्यादा फार्म क्राइसिस। इसमें जो है जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ पे वीट और पैडी साइकिल के बीच में जो है वो लॉक होगी एक तरह से, और ये यहाँ पे कवर करती है अप्रॉक्सीमेट 85% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन पंजाब। जो एश्योर्ड प्रिक्योरमेंट है एट एमएसपी, और जो सब्सिडीज़ है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और जो स्ट्रॉन्ग प्रिक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये वीट और राइस को जो यहाँ पे सेफ बनाता है, सेफेस्ट क्रॉप्स के रूप में जो है यहाँ पे ये इसको दर्शाता है, क्योंकि इसके ऊपर आपको एमएसपी मिलता है, वीट और राइस के ऊपर सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और स्ट्रॉन्ग प्रिक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके लिए रहता है। तो इनको जो है वीट और राइस को जो है सेफेस्ट क्रॉप माना जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है यहाँ पे फेलियर रहा है डाइवर्सिफिकेशन का, यानी कि जो अल्टरनेटिव क्रॉप्स है जिसमें कि मेज आ जाती है, पल्सेस, ऑयल सीड और हॉर्टिकल्चर आ जाते हैं, तो इसका क्योंकि इनमें प्रिक्योरमेंट यहाँ पे लैक करता है, प्रिक्योरमेंट एश्योरमेंट एमएसपी यहाँ पे लैकिंग रहती है उसकी, और यहाँ पे इसके लिए कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। फार्मर जो है यहाँ पे इसकी वजह डाइवर्सिफिकेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो वो डेप्ट देखते हैं, कर्जा इनके ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए इन फसलों को उगाना जो है फार्मर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्की मानते हैं।
इकोलॉजिकल कॉस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो है काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग हो गया है। पंजाब में यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है हाईएस्ट रेट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन इंडिया। ओवर 3/4 ऑफ द ग्राउंड वाटर जो है यहाँ पे ब्लॉक हो गया है। जो 3/4 ऑफ द ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स जो है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड हो गए हैं पंजाब में। वाटर टेबल जो है हर साल नियरली 1 मीटर पर ईयर जो है वो कई डिस्ट्रिक्ट में जो है वो फॉल कर रहा है। और इसके अलावा सोइल हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट हो रही है ड्यू टू मोनोक्रॉपिंग। एक ही तरह की क्रॉप उगाने से और फर्टिलाइजर का यूज़ करने से सोइल हेल्थ भी यहाँ पे डिटीरियोरेट हो रही है। स्टबल बर्निंग जो है यहाँ पे हर साल एक एनुअल इन्वायरमेंटल इमरजेंसी की तरह बन गई है। इकोनॉमिकल और सोशल क्राइसिस अगर हम देखें तो एमएसपी की अगर हम बात करें तो ये इंश्योर करता है प्राइस स्टेबिलिटी को बट नॉट प्रोस्पेरिटी। इसके अलावा जो राइजिंग इनपुट रहता है क्रॉप्स का, जो क्रॉप्स को उगाने के लिए जो इनपुट लगाने पड़ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। सीड्स, फर्टिलाइज़र, डीजल, लेबर जो इसमें और सबसे जो इंक्लूड की जाती है इनपुट्स में। और जो आउटपुट रहता है, जो क्रॉप्स का जो रिजल्ट रहता है बाद में, वो कम यहाँ पे देखा गया है। फार्मर्स का यहाँ पे कंटिन्यूस सुसाइड देखा जा रहा है ड्यू टू डेब्ट और लो इनकम्स। इसके अलावा पॉलिटिकल अनरेस्ट भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें अगर हम देखें जो प्रोटेस्ट हुआ शंभू बॉर्डर पर और खनौरी पर, ये रिफ्लेक्ट करते हैं मिसट्रस्ट बिटवीन द फार्मर्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके आज का सेशन थोड़ा छोटा ही रहेगा क्योंकि संडे था, तो संडे में इतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, थोड़ी ही न्यूज़ थी। तो जितनी भी न्यूज़ थी हमने उस सभी को कवर कर लिया। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।